नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 30 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैकोंग रिवर से संबंधित है। कंटेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले मैकोंग रिवर के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मैकोंग रिवर देखो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है मैकोंग रिवर। ये वर्ल्ड की 12वीं सबसे लंबी रिवर है और एशिया की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है। टोटल लेंथ है मैकोंग रिवर की 4,350 किलोमीटर। मैकोंग रिवर देखो 7,95,000 किलोमीटर स्क्वायर को सींचती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है मैकोंग रिवर, आप इस मैप में देख सकते हो। तिब्बतियन प्लेटो से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। देखो वैसे तो ये जो मैकोंग रिवर है ये एक मेजर ट्रेड रूट है। इस रिवर की सहायता से चाइना के वेस्टर्न रीजन के बीच और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच काफ़ी ट्रेड होता है इस रिवर की सहायता से। बट नेविगेशन इतना आसान नहीं है, नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक तो देखो शुरुआत में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, इस वजह से नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कई सारे सीजन्स ऐसे आते हैं जिनमें पानी की मात्रा इस रिवर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इस वजह से भी नेविगेशन में दिक्कत आती है। एक मैकोंग रिवर कमीशन है जिसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम ये देश शामिल हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिस्कस करती है कि मैकोंग के जो पानी है इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस रिवर को कंजर्व किया जाए, कैसे इस रिवर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाए। अब देखो दिक्कत ये है, ये रिवर मैकोंग रिवर की हम बात कर रहे हैं, ये चाइना से ओरिजिनेट होती है और चाइना में इसे लैंगकैंग रिवर के नाम से जाना जाता है। लैंगकैंग, और चाइना लैंगकैंग यानी मैकोंग रिवर के ऊपर डैम बना रहा है और कंसर्न्स हैं एक्सपर्ट्स के कि चाइना ये जो डैम बना रहा है लैंगकैंग रिवर के ऊपर कहो या फिर मैकोंग रिवर के ऊपर कहो, इससे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ में ये नीचे वाले जो देश हैं थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों में मैकोंग रिवर में पानी का लेवल और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी संदर्भ में हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि चाइनीज़ डैम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैकोंग रिवर के ऊपर। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, ये थिंक टैंक है बैंकॉक बेस्ड, और इसके अलावा लोअर मैकोंग इनिशिएटिव, चाइना और म्यांमार को छोड़ के बाकी जिन देशों से ये मैकोंग रिवर हो के गुजरती है उन्होंने यूएसए के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव चलाया है, लोअर मैकोंग इनिशिएटिव। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मैकोंग इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा मिलके ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। स्टडी को फंड किया गया था यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। स्टडी में देखो ये बताया गया कि मई 2019 से लेके अक्टूबर 2019 के बीच एक तरफ चाइना के यूनान प्रोविंस में अबव एवरेज रेनफॉल हुई, दूसरी तरफ लोअर मैकोंग में, यानी इसको आप लोअर मैकोंग कह सकते हो, इसको ऊपर वाले को अपर मैकोंग कह सकते हो। लोअर मैकोंग रिवर में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम रहा और सीधा सीधा इसको रिलेट किया गया चाइना में जो मैकोंग रिवर के ऊपर डैम बनाया जा रहा है इससे। बट चाइना ने आरोपों को खारिज किया है। चाइना ने कहा है हम जो मैकोंग रिवर के ऊपर डैम बना रहे हैं ये रन ऑफ रिवर डैम है। यहाँ पर देखो रन ऑफ द रिवर डैम। रन ऑफ द रिवर डैम वो डैम होता है जिसमें बहुत कम पानी स्टोर करके रखा जाता है। तो चाइना कहता है हम जो डैम बना रहे हैं लैंगकैंग रिवर के ऊपर या फिर मैकोंग रिवर के ऊपर, वो रन ऑफ द रिवर डैम है, इसमें पानी को स्टोर किया जाता है बहुत कम और वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लेकिन फिर भी देखो चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। चाइना इसी प्रकार के डैम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर भी इस्टेब्लिश कर रहा है। तो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर में भी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है चाइना के डैम्स की वजह से। ये हमारे लिए एक चिंता का कारण है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में है।
ये रिपोर्ट देखो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में इस बार भी इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो इस रिपोर्ट को जारी करता है एनुअल बेसिस पे, इनका कहना है अभी भी इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है और आईपी राइट्स का इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देखो ऑलरेडी जो पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स संबंधित चैलेंजेस थे इंडिया में, उनको एड्रेस नहीं किया गया है और इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी आ गए हैं। कुछ बातें जैसे ये बोली गई, हमारे देश में कॉपीराइट्स लॉ ऐसे हैं जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कंटेंट को और क्रिएशन को इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं। कॉपीराइट्स लॉ जबकि देखो ऐसे होनी चाहिए जो कंटेंट को कॉमर्शलाइज को इंसेंटिवाइज करें और नई नई क्रिएटिविटी जो होती है उसे इंसेंटिवाइज करें, लेकिन हमारे देश में कॉपीराइट्स लॉ ऐसे नहीं हैं। हमारे देश में मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट किया जाता है यूएसए से, तो इस पर कस्टम ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है। इसके अलावा इंडिया में ट्रेड सीक्रेट्स फ्रेमवर्क जो है वो भी काफ़ी पुराना हो गया है। अब बात करें ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया, एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ये यूएसए का ऑफिस आइडेंटिफाई करता है विभिन्न देशों में यूएसए की कंपनीज या फिर यूएसए के प्रोडक्ट्स को कहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्या क्या बैरियर्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज से संबंधित। तो जिन जिन देशों में यूएसए की कंपनीज या फिर प्रोडक्ट्स ये सारे इश्यूज फेस करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइज, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, उन देशों को चेतावनी दी जाती है यूएसए के द्वारा और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है या फिर उससे भी खराब जो कैटेगरी होती है उसमें डाल दिया जाता है। ये एक्ट का नाम भी बताया हुआ है, यूएसए का ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301 जो है, इस सेक्शन के अंतर्गत ये रिपोर्ट एनुअल बेसिस पे रिलीज की जाती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था बाद में, ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट 1988। सबसे पहली बार ये स्पेशल 301 रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1989 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से संबंधित है। पहले आप मुझे ये बताइए हमारे संविधान का आर्टिकल 30 क्या कहता है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 30 है वो ये कहता है माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का, यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे माइनॉरिटी के मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एडमिशन नीट के थ्रू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर सरकार कहती है नीट के थ्रू एडमिशन होगा माइनॉरिटीज़ के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो हमारी मर्जी से डिसाइड करेंगे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि हमें इस संदर्भ में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 30, हमारी मर्जी चलेगी हम कैसे अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेंगे या फिर इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप बताइए क्या होगा इस डिस्प्यूट में। इसी संदर्भ में अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो ये आर्टिकल 30 जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में मेरिट को प्रमोट करने के लिए और एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और माल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इस राइट में। अगर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एकेडमिक्स को रेगुलेट किया जाता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो ना सिर्फ ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा। ये सारी बातें बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है वो मेडिकल कॉलेजेस जो लिंग्विस्टिक या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम अप्लाई होगा, मतलब नीट में रैंकिंग के आधार पर उन कॉलेजेस में एडमिशन होगा। समझ गए। तो शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि आर्टिकल 30 प्रिवेल होगा या फिर मेरिट प्रिवेल होगी या फिर सरकार जो फैसला लेती है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नीट के थ्रू एग्ज़ाम होगा, कौन सी चीज़ दोनों में प्रिवेल होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट का एग्ज़ाम प्रिवेल होगा
वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से नहीं एडमिशन करवा सकते। एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर भी जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एच कार्ड के बारे में है। पूरा नाम है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ये देखो एक रोबोटिक डिवाइस है जो हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स की मदद करता है कोरोना वायरस के पेशेंट से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में। इसको डेवलप किया गया है दुर्गापुर बेस्ड CSIR लैब के द्वारा। ये लैब कहाँ पर है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रोबोट को देखो कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है एक नर्सिंग बूथ की सहायता से और कंट्रोल सिस्टम की सहायता से, जिसमें ये सारे फीचर्स हैं। रोबोट को नेविगेट किया जा सकता है, ड्रार को एक्टिवेट किया जा सकता है मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए, उनका सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, उनके साथ ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। तो फिर रोबोट वो सारे काम कर देगा। हेल्थ केयर वर्कर्स कम टच में आएंगे पेशेंट्स के और उनको जो इन्फेक्शन का खतरा होता है वो कम हो जाएगा। देखो हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर इन्फेक्शन होता है ना तो इससे बहुत नुकसान होता है। काफ़ी बार तो पूरा हॉस्पिटल सील करना पड़ जाता है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन होता है तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओजोन होल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो आर्कटिक रीजन में ओजोन लेयर में जो होल था वो अब क्लोज हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि पोल्यूशन नहीं हो रहा, इसलिए आर्कटिक रीजन के ऊपर ओजोन लेयर में जो होल था वो क्लोज हो गया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ये अनाउंस किया है कि आर्कटिक ओजोन लेयर में जो होल है वो पोल्यूशन के कारण क्लोज नहीं हुआ है, वो क्लोज हुआ है पोलर वर्टेक्स के कारण। तो हम ओजोन लेयर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। केमिकली देखो ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं यानी O3। मेनली ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में मिलती है। अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ये सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको बचाती है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स को बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आती हैं बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है और दूसरे डिजीज़ या फिर डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन ओजोन लेयर हमें बचाती है सन से आने वाली इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो अगर ये लेयर कमज़ोर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में तो इसका हमारे अर्थ पर जनजीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखो आर्कटिक रीजन के ऊपर ओजोन लेयर का जो होल है वो फिर भी रिलेटिवली छोटा है, लेकिन नीचे अंटार्कटिक रीजन के ऊपर ओजोन का जो ओजोन लेयर में जो होल है वो काफ़ी बड़ा है। और ओजोन लेयर में होल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ओजोन है ही नहीं वहाँ पे। ओजोन लेयर में होल का मतलब ये है कि वहाँ पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो गई है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि आर्कटिक रीजन में ओजोन लेयर में जो होल था वो क्लोज हो गया है। रीजन पोल्यूशन का कम होना नहीं है, रीजन है पोलर वर्टेक्स। डिस्कशन वैसे हमारी ख़त्म हो गई। आज हमें इतने ही आर्टिकल्स डिस्कस करने थे, लेकिन वीडियो के अंत में ज्योग्राफी के जो सर हैं वो आपको पोलर वर्टेक्स के बारे में रिवाइज करवाएंगे। पोलर वर्टेक्स है क्या, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें अब कुछ मिनट्स के लिए ज्योग्राफी के सर आपको रिवाइज करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। पोलर वोर्टेक्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा कि पोलर वोर्टेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां पर पोलर वोर्टेक्स का द हिंदू का एक अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया था ये, जिसमें वो पोलर वोर्टेक्स समझाना चाह रहे थे। तो पोलर वोर्टेक्स मोर और लेस इतनी चिलिंग ठंडियां होती हैं, इतना ज्यादा ठंड पड़ता है, उसमें टेम्परेचर जो है नियर अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो वहां पे चीजें काफी, देखो यहां पर जैसे बर्फ की ढेर पड़ी हुई है, यहां पे पूरी रिवर ही जम गई है। तो इस बेसिस पर, और ये जो रोड्स क्लियर दिख रहे हैं वो रोड्स वगैरह ऐसे ही होते हैं जिनको पर डे साफ किया जाता है। आइस सरफेस ऐसे होते हैं,
समुद्र के किनारे ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा चिलिंग इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं आखिरकार पोलर वोर्टेक्स होते क्या हैं। नॉर्मली अभी तक हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ लिया है, तो जेट स्ट्रीम्स के अलावा ये जो अपर एटमॉस्फेरिक लेवल पर आप देख रहे हो ना, अपने पोलर रीजन पर आ जाओ। ये हम इस टाइम नॉर्थ पोल को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं। तो यहां पर जो इस वाले रीजन में आप देख रहे हो ना, एक ऊपर हाइट पे जेट स्ट्रीम के जस्ट अंदर, मतलब जेट स्ट्रीम तो हमने पढ़ा था कि 65 डिग्री के लगभग लैटिट्यूड पर चलता है। 65 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में, 65 डिग्री लैटिट्यूड साउथ साइड में लगभग हमारे कौन से जेट स्ट्रीम चलते हैं? हमारे जेट स्ट्रीम चलते हैं वहां पे लगभग उसका नाम है सब पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो सब पोलर जेट स्ट्रीम के अलावा जैसे कि ये है, ये जो है ना सेंटर में चलेगा बिल्कुल। आप बोल सकते हो कि इसकी डिग्री जो भी होगी वो लगभग 70 से 90 तक होगी, या फिर और भी कम होती है। मतलब आप बोल लो 80 to 90 या फिर ऐसा 75 से लेके पूरा पोल तक। तो मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है सीधे हमारे पोल के ऊपर साइड में, और ऊपर ही साइड में ये काफी चिलिंग इफेक्ट आता है। ये जो ठंडा है ये नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों में ही आता है, और ये कभी कभी ऐसा कुछ देखने में लगता है कि ये कोल्डेस्ट एरिया होता है हमारे यहाँ। जेट स्ट्रीम जैसा कि आप देख रहे हो नीचे की तरफ बह रहा है। अब ये नीचे की तरफ जैसे कि हमने देखा था कि कभी जब जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होंगे तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लेकिन जब जेट स्ट्रीम्स थोड़े भी वीक होते हैं तो इनमें मियांडरिंग स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? रोसबी वेव्स नाम दिया था। तो ये रोसबी वेव्स जो है ना, ये अपना फंक्शन दिखाते हैं और कभी कभी इनको पुश करते हैं। जैसे कि ये अभी यहां तक आए हैं ना, तो ये कभी कभी इस डायरेक्शन में भी पुश करेंगे तो क्या होगा, कभी कभी ये जो हमारा पोलर वॉर्टेक्स बन रहा है ऊपर एटमॉस्फेरिक लेवल पर, याद रहे कि ये जो भी अभी हम पोलर वॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं ये जमीन से इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है, बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं ये सब। तो इसीलिए इनका जो भी रिश्ता है वो जमीनी हवाओं से या फिर जो भी पोलर ईस्टर्लीज चलते हैं जमीन से, ये इन सबसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमें एटमॉस्फेयर लेवल पे समझना पड़ेगा कि जो इतने टॉप हाइट पर आखिरकार क्या चीजें हैपन हो रही हैं उसके बेसिस पर। तो अब जैसे कि यहां पर आप फिगर देख पा रहे होंगे कि ये ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो हमने चलो पढ़ लिया है। पोलर वॉर्टेक्स क्या है कि यहां पर देखो ऊपर की दिशा में जो बिल्कुल ऊपर के लेवल पर एक एक्यूमुलेशन है ठंडी हवाओं का, उसको हम लोग पोलर वॉर्टेक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो पोलर वॉर्टेक्स है क्या? एक प्रकार का व्हर्लिंग कोन है जहां पर काफी लो प्रेशर कंडीशन होंगे। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन कहां पर? ऊपर के साइड में। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हाई प्रेशर कंडीशन नीचे है, तो ऊपर के साइड में लो प्रेशर कंडीशन होता है। और लो प्रेशर कंडीशन इसलिए भी होता है क्योंकि आप जब भी ऊपर की तरफ जाओगे तो आप स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल में मान लो बात कर रहे हो, तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल में हवाएं जो है ना वो काफी थिन हो जाती हैं, बहुत ही जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं आप देखोगे कि काफी दूर दूर हो जाते हैं। तो इन सब के बेसिस पर ये काफी डिफरेंट वे में आता है। मतलब कि काफी दूर दूर होने से क्या है, इसका प्रेशर जो है उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि जमीन पर कभी भी लो प्रेशर बनता है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेयर में यहां पर बिल्कुल लो प्रेशर कंडीशन बनता है। और विंटर मंथ्स में तो ये और खतरनाक हो जाता है। आपको पता ही है कि विंटर मंथ में जो भी हमारा ITCZ है वो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करता है, तो इसके बेसिस पर और ठंडियां यहां पर पड़ती हैं। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रास्ट है बेसिकली पोलर वॉर्टेक्स, या फिर हम जो भी अभी तक जेट स्ट्रीम पढ़ रहे थे, जो भी चीजें पढ़ते हैं, हमने अभी तक यही समझा है कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा तो इस टेम्परेचर डिफरेंस से जो भी ऐसी चीजें बनती हैं लाइक जेट स्ट्रीम, पोलर वॉर्टेक्स, इनकी जो इंटेंसिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। अब इस स्ट्रांग टेंडेंसी के चलते हम क्या कह सकते हैं कि जब भी विंटर कंडीशन आते हैं तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर हम यूं बोले कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है बिटवीन द पोलर रीजन्स एंड बिटवीन द मिड लैटिट्यूड्स। मिड लैटिट्यूड्स जैसे कि यूएस वाला सेक्शन है, ये यूरोप वाला सेक्शन है, इन सब जगहों को अगर कंपेयर करेंगे तो इनसे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये पोलर वॉर्टेक्स थोड़े से और खतरनाक या फिर थोड़े से और एक्सट्रीम कंडीशंस में आते हैं। तो पोलर वॉर्टेक्स को अगर हम सिंप्लीफाइड वे में ब्रेक करें तो ये है क्या? सबसे पहले अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल का एक सीन है। अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर जहां से 8 से 9 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर ये एक्सटेंड होता है, और कभी कभी स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर लेवल्स पर भी देखने को मिलता है ये पोलर वॉर्टेक्स। इसके अलावा काफी ठंडी हवाएं होती हैं इसके अंदर। सरकम पोलर मतलब कि अर्थ ग्लोब के ऊपर चारों तरफ सरकम पोलर वे में पोल को ये चारों तरफ से घेर लेता है। लो प्रेशर होता है, और साथ ही साथ ये लार्ज साइक्लोनिक पार्सल ऑफ एयर को भी अपने साथ ले जाता है, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज क्यों है? क्योंकि
ये कोरियोलिस फोर्स इस हिसाब से लग रहा है। और आपको पता है कि पोल्स पर चूंकि कोरियोलिस फोर्स काफी तेज लगता है, सबसे ज्यादा एक्ट करता है, तो यहां पर जो इनकी स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाती है पोलर वोर्टेक्स की, ठीक है। तो इसीलिए साइक्लोनिक पार्सल ऑफ एयर भी हम इनको बोल सकते हैं। पोलर वोर्टेक्स जो है वो हमेशा जेट स्ट्रीम्स के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको अभी वीडियो में समझाया कि देखो क्या होता है, कभी कभी जेट स्ट्रीम्स के चलते ना ये इनको पुश मिलता है। पुश कैसे मिलता है मैं आपको भी समझाता हूं। उससे होता क्या है कि कभी कभी जब ठंडियों में पोलर वोर्टेक्स अपने सबसे चरम सीमा पर होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, तो उस केस में पोलर रीजन्स को ये सराउंड करता है और जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम इस पोलर वोर्टेक्स को पुश करता है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में मतलब इक्वेटर के साइड में, मतलब कि जो भी ऊपर की कंट्रीज हैं लाइक यूएस, यूके, इन सब जगहों के आसपास में इसको पुश करता है। तो इसीलिए अभी जनवरी 2019 में अभी ऐसा ही कुछ केस देखने को मिला था। तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं इस चिलिंग कंडीशंस की वजह से। टेम्परेचर अब आप खुद ही समझो कि जो नॉर्मल जिंदगी में हम आराम से आज अपने इंडिया में, हमारे यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, आप एवरेज टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री तक का ले सकते हो। तो इतने टेम्परेचर में, या फिर कुछ होगा 15 से 20 हो मान लो इसको, तभी 15 से 20 जो भी है 15 से 25 कर लो, तो ये जो डिग्री सेल्सियस का क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये तो हैबिटेबल है ना, आप आराम से इस केस में रह सकते हो, आराम से बाहर निकल सकते हो। काफी ठंड पड़ती है अगर हमारे यहाँ दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, तो हम कुछ कपड़े वगैरह पहन के काम चला सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि जब टेम्परेचर बाहर निकलने पर -50 डिग्री सेल्सियस का हो, तो वहां पे सर्वाइवल कंडीशंस कैसे डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर पोलर वोर्टेक्स जो है ना, वो जब भी साउथवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब कि जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है कभी कभी ब्रेक करके, और इसके पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जेट स्ट्रीम्स की होती है। तो पोलर वोर्टेक्स अपना एक चिलिंग इफेक्ट इन कंट्रीज में लाइक यूएस, यूके, कनाडा, इन सब में दिखाता है। अब देखो इस फिगर को आराम से समझो। पोलर वोर्टेक्स जैसे कि यहां पर बन रहा है, ठीक है, तो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल की ये कंडीशन है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो भी अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे ही चलते हैं। तो इसके बेसिस पर क्या होता है, जब भी ये स्ट्रांग होते हैं तो ये मोर और लेस स्ट्रेट पाथ लेते हैं। लेकिन जब भी ये थोड़े से वीक होंगे, तो ये ऐसे मियांडरिंग स्ट्रक्चर में आते हैं। मियांडरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ आप देखोगे कि देखो ये वाला रीजन जो है, यूजुअली आप समझते हो कि इनके जमीनी साइड में अगर देखा जाए तो ये टेम्परेट रीजन है और ऊपर पोलर रीजन है। तो टेम्परेट रीजन है, थोड़ा तो गर्म होगा, तो मतलब यहां पे लगभग लो प्रेशर कंडीशन जमीन पे बनेगा। इसके जस्ट ऊपर जहां पर एयर राइज करता होगा वहां पर हाई प्रेशर कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो मियांडरिंग स्ट्रक्चर है ये इस वाले रीजन को हाई प्रेशर दिखाता है। अब हाई प्रेशर जो है ना इस पोलर वोर्टेक्स को पुश करता है, हाई प्रेशर है ना ये, तो इसको पुश करेगा। पुश करके जो इसका सेंटर में ये पहले सिचुएटेड था उसको पुश करके ये नीचे की तरफ धक्का दे देता है। तो इस हिसाब से पोलर वोर्टेक्स जो है ये हाई प्रेशर, मतलब कि यहां पर हम देख रहे थे कि एक तो होते हैं रिजेस, इनको रिजेस बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हम ट्रफ्स। तो जो रिजेस होते हैं, रिजेस आर कैरेक्टराइज्ड विद द हाई प्रेशर कंडीशन। हाई प्रेशर कंडीशन कहां पे, नीचे जमीन पर नहीं, ऊपर एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि भाई पोलर वोर्टेक्स तो हमारा अपर ट्रोपोस्फियर लेवल पर है ना, तो इसके लिए तो हमें ऊपर के विंड सर्कुलेशंस को देखना पड़ेगा, कौन धक्का दे रहा है। जमीन पर क्या चल रहा है उससे हमें अभी भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या होता है कि जब भी पोलर वोर्टेक्स हमारे जेट स्ट्रीम्स के द्वारा पुश किया जाता है तो ये ऐसे रीजन्स में, यहां पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ हमारे कनाडा का रीजन होगा, या फिर रशिया के साइबेरिया वाली जगह पर, यूके वाले जगह पर, यूएसए वाले जगह पर, ये सारी जगहों पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे पोलर वोर्टेक्स के कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं।